अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 1 का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो कि हमने आपके जो जीसी के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली टॉपिक स्टार्ट किया है। पर ये जो चैप्टर है ये आपके बुक में नहीं है। इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको हम देखते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका टॉपिक नेम है वो है वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 16 है। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कौन से होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल किनको बोला जाता है? In statistics, standardized variable are the variable that have been standardized to have a mean of 0 and standard deviation of 1। वो सारे वेरिएबल जिनका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, ऐसे वेरिएबल्स को हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, द वेरिएबल आर रीस्केल्ड यूजिंग द जी स्कोर फार्मूला। अब स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जी स्कोर फार्मूला यूज़ करते हैं। वो क्या है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। Standardizing makes it easier to compare scores even if those scores were measured on different scale। अगर आपने डिफरेंट स्केल्स पे, जैसे नॉमिनल स्केल होता है, कुछ स्केल्स की भी आगे टाइप्स होती हैं, नॉमिनल स्केल होता है। आपने अगर जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट स्केल्स के ऊपर मेजर की गई हैं, उनको अगर हमने कंपेयर करना है तो उस लिहाज से हमें स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को टेस्ट करना ज़रूरी है। हमें उसकी स्टैंडर्डाइजिंग करना ज़रूरी है, चाहे वो किस भी यूनिट में आपका वेरिएबल हो। हम उसको जब स्टैंडर्डाइज कर लेंगे तो हम उनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डाटा, तो स्टैंडर्डाइज्ड डाटा में सबसे पहले डिफाइनिंग स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल जो जी वेरिएबल है उसको स्टैंडर्डाइज कैसे कर रहे हैं हम? स्टैंडर्डाइज वेरिएबल रीडिफाइन ईच ऑब्जर्वेशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन वैल्यू से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो आपका फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? आपके जी स्कोर का फार्मूला, मतलब आपके जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल को टेस्ट करने का फार्मूला बनता है वो किस तरह है कि आप क्या करते हैं? जो सैंपल का मीन है उसको पॉपुलेशन के मीन के साथ माइनस करके डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इस तरह जब हम हर वैल्यू को स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कंपेयर करेंगे, उसको रेशो लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्डाइजेशन पे आएगी। स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूला फॉर पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? वी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और x क्या है? ये मीन वैल्यू है, मिड वैल्यू है। इसको माइनस कर देंगे हम मीन वैल्यू के साथ, डिवाइड कर देंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन से। और इसी तरह हमने जो सेकंड फार्मूला है स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूला फॉर ए सैंपल, उसके लिए क्या वैल्यू है? जी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम क्या करते हैं? एक जब भी किसी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना है तो हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसका रेशो ले लेते हैं। जैसे अगर हमने पॉपुलेशन और सैंपल की अलग अलग बात की है तो स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूला फॉर ए पॉपुलेशन क्या होगा? एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम इसी तरह सैंपल के लिए क्या फार्मूला होगा? एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी बात आती है स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज़ की। अ स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल जी हैज़ ए मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। ठीक है, तो आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो क्या कहलाती हैं
कि आपके पास मीन की वैल्यू 0 होनी चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इधर हम देखते हैं फार्मूला आपको क्या-क्या बता रहा है। z इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? तो x क्या है? ओरिजिनल डाटा वैल्यू, ठीक है? जो आपके डाटा का कोई भी एक सेट है, कोई एक वेरिएबल है, उसको हम x कंसीडर करते हैं, ठीक है? x बार क्या है? सैंपल मीन है, डिवाइडेड बाय हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ इसको डिवाइड कर दिया। z इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्कोर। तो जब भी हमने किसी वैल्यू का, वेरिएबल का स्टैंडर्ड स्कोर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात आती है रैंडम वेरिएबल की। अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स ऑन ए डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। फर्ज करें कि आपके पास एक वैल्यू है x, ठीक है? वो x एज भी हो सकती है, वो जो x वैल्यू है वो आपकी हाइट भी हो सकती है, वो x वैल्यू आपका वेट भी हो सकती है। अब हर इंडिविजुअल का वेट वेरी कर रहा है, हर इंडिविजुअल की हाइट वेरी कर रही है, तो इन सब के लिए हमने एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया है। अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स ऑन ए डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है? तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? इसके ऊपर x के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम वेट को ले रहे हैं और किसी का 40 केजी वेट है, तो हर बार जो एक्स की वैल्यू वो 40 आएगी। नेक्स्ट इंडिविजुअल के लिए 42, उससे नेक्स्ट के लिए 43, 45 या जो भी रैंडम वैल्यू आ जाए, तो ये क्या कहलाती है? ये एक्स की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? तो a random variable x takes on defined set of values with different probabilities। तो हर वैल्यू के अकर होने का चांस डिफरेंट होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। तो हमेशा लाजमी नहीं होता कि जो एक्स वैल्यूज़ हैं वो सेम है, ठीक है? फॉर एग्जांपल इफ़ यू रोल अ डाइस, the outcome is random, not fixed, and therefore there are six possible outcome, each of which occur with a probability of 1/6। ठीक है? जब फर्ज करें आप लूडो खेल रहे हैं, लूडो में जब आप डाइस फेंकते हैं, तो कोई वैल्यू आप कभी भी एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि आपका जो नेक्स्ट डिजिट है डाइस का वो कौन सा आएगा, आपके पास कौन सा नंबर आएगा। ये ओवरऑल क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। हर जो नंबर होता है वो अब देखिए डाइस के ऊपर 6 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? अब 6 में हर नंबर जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 का हर एक का चांस कितना होता है अकर होने का? 1/6, ठीक है? तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, इफ़ यू पोल पीपल अबाउट देयर वोटिंग प्रेफरेंस, द परसेंटेज ऑफ सैंपल दैट रिस्पॉन्स येस ऑन प्रोपोजिशन 100 is also a random variable. The percentage will be slightly different every time you poll। अच्छा, अब आप इधर एक दूसरी एग्जांपल है कि जब इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग कर रहे होते हैं, तो जो रैंडमली लोग सेलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, ठीक है? हर को आप नहीं लगा सकते कि इस जो पोल है उसके अंदर कितने परसेंट इमरान खान की वोटिंग होगी, कितने परसेंट पीटीआई की होगी और कितने परसेंट पीपी की होगी, कितने परसेंट पीएमएल की होगी। तो ये जो वोटिंग पोल होते हैं, ये रैंडमली एलोकेट होते हैं, ठीक है? पीपल लोग आते हैं, अपनी प्रेफ़रेंस बताते हैं, वोट देते हैं और चले जाते हैं, ठीक है? जो पोलिंग के बाद उसकी जो रेशियो पता चलती है, वो सारी की सारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। रफली प्रोबेबिलिटी इज़ हाउ फ्रीक्वेंटली यू we expect different outcome to occur if we repeat the experiment over and over। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है क्या कि जब आप एक वैल्यू को आप एक एक्सपेरिमेंट बार बार करते हो, आप एक डाइस को बार बार बीट कर रहे हो, तो एक दफ़ा आप फ़र्ज़ करें कि मैंने डाइस को 6 दफ़ा रोल की फेंका,
अपने लूडो पे, तो कितनी दफ़ा मेरा 2 आया, कितनी दफ़ा 3 आया, ये ओवरऑल ये क्या है, ये बाय चांस हो रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप अगर एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपका जो नंबर बार बार आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है। आपके जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज़ वो होती हैं जो काउंटेबल हो, कॉन्टिन्यूस वो वैल्यू होती हैं जो अनकाउंटेबल हो, जो इनफिनिट हो, ठीक है, जिसकी एंड लिमिट हमें पता ना हो। जैसे अब डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैव काउंटेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, जैसे डेड और लाइव, ट्रीटमेंट और प्लेसिबो, डाइस और काउंट्स। तो इस तरह हमारे पास जो काउंटेबल नंबर्स आ जाते हैं उनको हम डिस्क्रीट वैल्यूज बोलते हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की बात करें तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैव एन इनफाइनाइट कॉन्टिनम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। तो आपके जो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती वैल्यूज की। For example, blood pressure, weight, the speed of car, the real number from 1 to 6। तो आप अगर ब्लड प्रेशर को मेजर करना शुरू करें तो ये पॉइंट्स में जाता जाएगा, इसकी कोई एंड नहीं होगा। अगर कोई वैल्यूज पॉइंट्स में आ जाए तो वो कॉन्टिन्यूस की तरफ लीड करती है। Probability function. A probability function maps the possible values of x against their respective probability of occurrence। ठीक है, हम probability का फंक्शन पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है कि ये जो x के ऊपर आने वाले वैल्यूज़ का चांस है उसको बताता है। तो जो ये वैल्यूज़ हो सकती हैं ये 0 से लेकर 1 तक के रेंज के अंदर आती हैं। द एरिया अंडर अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज़ ऑलवेज 1। तो कोई भी जो हमने प्रोबेबिलिटी लेनी है वो 1 कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल क्या होता है। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल वो होता है जिसका मीन 0 हो पर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो। जो जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा हम उसको स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस होता है किसी भी इवेंट के होने का, ठीक है। अगर हम लूडो की एग्जांपल ले रहे हैं कि लूडो में जब डाइस हम बार बीट कर रहे हैं तो एक नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है एक एक्सपेरिमेंट में, तो वो क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद हमने देखा कि आपके जो वेरिएबल हैं वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट वो वेरिएबल्स होते हैं जो डिस्क्रीट वो वेरिएबल्स होते हैं जो अपने ऊपर जस्ट डेफिनेट वैल्यूज़ रखते हैं, उसकी लिमिट्स होती हैं। जबकि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो एंड लिमिट नहीं होती कोई। समझे, उनके जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स में, मतलब 1.001, 1.002, 1.003 तक आ रही होती हैं। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखा। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, मैप्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस। तो ये अपनी पॉसिबिलिटी बताता है कि कोई वैल्यू कितनी दफ़ा हो सकती है, ठीक है। अभी हम रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं, रैंडम वेरिएबल्स रैंडम आउटकम कोरेस्पोंड टू सब्जेक्ट्स रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन। जब भी कोई पॉपुलेशन, फर्ज करें आपकी पूरी क्लास है, पूरी क्लास में से मैं 4 बच्चे रैंडमली सिलेक्ट कर लूँ, चाहे वो मैं आंखें बंद करके सिलेक्ट करूँ, चाहे मैं पूरे बच्चों का, आपकी क्लास के 20 स्टूडेंट्स का नेम लिख के डालूँ किसी बॉक्स के अंदर और उसमें से 4 पर्चियाँ निकाल लूँ, ठीक है। वो जो लॉटरी मेथड है उसके थ्रू मैं निकाल लूँ चाहे, ठीक है। तो 4 बच्चे जो मेरे पर्चियाँ मेरे हाथ में आएंगी, वो जो नाम आएगा वो क्या होगा, रैंडमली होगा, मैंने कोई भी किसी को प्रेफरेंस नहीं दी होगी, ठीक है।
तो ये होता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम आउटकम कोरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट रैंडमली सिलेक्टेड फॉरम में पॉपुलेशन। ठीक है, कोई भी अगर हम सब्जेक्ट पॉपुलेशन में से रैंडमली उठाएं तो वो कहलाता है रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? A listing of the possible outcome and their probabilities. Discrete random variable and their densities। ठीक है, continuous random variables। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पॉसिबल आउटकम्स है और उसकी प्रोबेबिलिटी है उसको लिस्ट अप कर लेते हैं। ठीक है, कि ओवरऑल जो हमारा पास सैंपल आया है उसका आउटकम क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों के लिहाज से हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? बेल शेप्ड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली यूज इन स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोल रहे हैं? आप जब भी ग्राफ ड्रा करते हैं जो बेल शेप करवाता है तो इसको क्या बोल रहे होते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कोरेस्पॉन्डिंग to sample statistics such as mean and proportion computed from random sample। अगर हम अपने रैंडम सैंपल को यूटिलाइज करते हुए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रैक्ट करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें उसके मीन और प्रोपोर्शन के लिहाज से, तो हम उसको बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, हमने पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी क्या था कि हम उसमें अपनी जो वैल्यूज़ हैं आउटकम्स हैं और उसको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या था? वो एक होल नंबर जिसकी वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद हों आपके डाटा के अंदर, उसको हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ बोलते थे। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? Discrete probability distribution, discrete random variable that can take on a finite set of discontinuous possible outcome। finite मतलब इसकी infinite वैल्यू ना हो, वो वैल्यू हो जो हमारे सामने हो, जो हमारे पास मौजूद हो। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लिस्टिंग ऑफ द आउटकम्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो अगर हम ये जो प्रोबेबिलिटी आई है उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो वो कहलाती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसमें उसके आउटकम्स को उसकी प्रोबेबिलिटीज को लिस्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर फार्मूला बताया है 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर हम इसका सम अप लें तो ये सबका सम किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए? 1 के। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बेल शेप भी बोलते हैं। अब क्लासिफाइड बाय 2 पैरामीटर, हम इसको 2 पैरामीटर के लिहाज से क्लासिफाई करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। एक होता है मीन, दूसरा पैरामीटर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। दीज रिप्रेजेंट लोकेशन एंड स्प्रेड। अब इस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम अपनी पूरी जो आपका डाटा है उसकी हम लोकेशन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। रैंडम वेरिएबल दैट आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बताइए। अप्रोक्सीमेटली हाफ 50% फॉल अबव द मीन, 50% अबव द मीन होगी। अप्रोक्सीमेटली 68 फॉल विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 95% fall within 2 standard deviation of mean। virtually all fall within 3 standard deviation of mean। तो ये फार्मूला होता है जिसमें हम जो सैंपल है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्यूट करते हैं। एक होता है कि हम मीन जो 50% है, फिर इसके बाद 68 और 95% के लिहाज से हम उसकी वैल्यूज़ को कंप्यूट करते हैं। जैसे ये देखो, जो सबसे पहले है वो उन्होंने बताया कि फ़र्ज़ करें आपकी प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन म्यू। आपका जो मीन वैल्यू है उससे आपकी प्रोबेबिलिटी
ज़्यादा है या बराबर है वो हमने कंसीडर कर ली 0.50 मतलब 50%। ठीक है, तो म्यो की जो वैल्यू है वो जो दरमियान में बिल्कुल एक लाइन है 50% पे जो इस पूरे डाटा को हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है उसको हम 0.5 कह रहे हैं या 0.50 या 50% कह रहे हैं। उस पे हमने अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन देख ली। उसके बाद 68% पे हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। उसको हम +1 कंसीडर करते हैं, +1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और जो दूसरी है उस थर्ड जो वैल्यू है, जो थर्ड लाइन है वो क्या करती है, वो म्यू +2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि हमने इसमें 95% अपना डाटा कैलकुलेट करना है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बताया कि फ़र्ज़ करें हमने हाइट ऑफ यूएस एडल्ट्स लिए हैं, तो मेल और फीमेल की हाइट इन्होंने अप्रोक्सीमेट लगाई है, तो जो कर्व आया उसको देखें। हमने स्टैंडर्ड कर्व अगर निकालें तो उसका यूं बेल शेप्ड आता है। अब इधर जी स्कोर के लिहाज से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है। प्रॉब्लम अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, ये ऐसे इन्होंने एग्जांपल दी है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। स्टैंडर्डाइज दी रैंडम वेरिएबल टू हैव मीन जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको समझाने के लिए ऐड किया है कि फ़र्ज़ करें मीन की वैल्यू 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला था जी का म्यू जिसमें हमने y माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन किया। ठीक है, अब इसको प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। फर्स्ट स्टेप में अपनी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ देखनी है। ठीक है, स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ वैल्यूज़। आपने ये देखना है कि आपकी जो वैल्यूज़ की रेंज कितनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपने अपने वैल्यूज़ को जी स्कोर उसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे लोअर लिमिट है अपर लिमिट है उसके लिहाज से आपने जी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। फिर फोर्थ स्टेप क्या होता है कि आपने अपर और लोअर वैल्यूज़ के लिहाज से उसको उसका टेबल ड्रा कर लेना है। तो इधर एक एग्जांपल है जो इसी फार्मूला के लिए स्टेप 1 है। उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को एवेलुएट किया। स्टेप 2 में क्या अपर लिमिट लोअर लिमिट देखी। स्टेप 3 में क्या जी स्कोर कैलकुलेट किया। ठीक है, स्टेप 4 में उसकी कंप्यूटेशन दे दी। फिर इसी तरह मेल अडल्ट्स के लिए है। मेल अडल्ट्स में कितनी उसकी हाइट कितनी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख ली, उसकी मीन वैल्यू देख ली। स्टेप 2 में देख लिया। स्टेप 2 में वांट टू डिटरमिन 95th परसेंटाइल। ठीक है, 0.95 देखना है उसने, तो 0.95 परसेंटाइल कितना था जो +2 करवा रहा था। ठीक है, सिंस 100 पी ग्रेटर देन 50 ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या है आपका कि हमने जी वैल्यूज़ को कंप्यूट करके उसका कंप्यूटेशन दी। तो ये जो एग्जांपल है ये जस्ट आपको अगर एग्जांपल समझ आ रही है तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप जस्ट डेफिनेशन इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी देखा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा और रैंडमाइज्ड वेरिएबल देखे। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल देखे। रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी देखी कि आप उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग, जो चीज़ ना समझ आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ आई तो हम इस पर जूम मीटिंग कर लेंगे। पर ये जो लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें आपने जस्ट डेफिनेशंस देखनी है। डेफिनेशंस और इसके बाद हम जब ये हमारी डेफिनेशंस हो जाएंगी उसके बाद हमने क्या करना है,
चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 में हमने जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग डिज़ाइन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी हम देखेंगे और उसको डिटेल से बुक से पढ़ेंगे। अभी ये जस्ट आपकी डेफिनेशन है, इसको आपने पीपीटी से करना है, ठीक है? कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।